पिछले कुछ दिनों से एक खबर ने सोशल मीडिया से लेकर आर्थिक जगत तक काफी हलचल मचा दी है। ब्लूमबर्ग में प्रकाशित एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शायद अपने गोल्ड रिजर्व का एक हिस्सा बेचकर रुपए को सहारा देने की कोशिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए सोने का मूल्य बहुत कम समय में उल्लेखनीय रूप से घट गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बदलाव का विश्लेषण करते हुए अनुमान लगाया है कि आरबीआई ने लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बेच दिया होगा। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों ने 1991 की याद दिलानी शुरू कर दी, जब भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था और देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। कई लोगों ने सवाल पूछा, क्या भारत फिर किसी आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है? क्या आरबीआई रुपए को बचाने के लिए अपने गोल्ड रिजर्व को बेच रहा है? लेकिन इसी बीच सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी ने सामने आकर इस दावे को पूरी तरह से गलत बताया। पीआईबी ने ब्लूमबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी चर्चाओं का फैक्ट चेक जारी करते हुए स्पष्ट कहा कि आरबीआई ने कोई सोना नहीं बेचा है। आरबीआई के पास जितना भौतिक सोना पहले था, लगभग उतना ही आज भी मौजूद है। यानी विवाद सोने की मात्रा को लेकर नहीं, बल्कि उसके मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन को लेकर था। अब सवाल उठता है, अगर सोना बेचा नहीं गया तो फिर पूरा विवाद पैदा हुआ ही क्यों? और उससे भी बढ़कर सवाल ये कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर वास्तव में कोई दबाव बना हुआ है? इस सवाल का जवाब हमें पश्चिमी एशिया में चल रहे हालिया भू राजनीतिक घटनाक्रमों से मिलता है। जब भी दुनिया में युद्ध, संघर्ष या बड़ी अनिश्चितता पैदा होती है, वैश्विक निवेशक यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो रिस्क कम करने की कोशिशों में जुट जाते हैं। वे अपने निवेश को उन बाजारों से निकालना शुरू कर देते हैं जिन्हें वे अपेक्षाकृत अधिक रिस्की मानते हैं, और पैसा उन जगहों पर ले जाते हैं जिन्हें सेफ हेवन एसेट कहा जाता है, जैसे अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड या फिर सोना। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भारत एक इमर्जिंग मार्केट है और वैश्विक निवेशकों की नजर में इमर्जिंग मार्केट में निवेश का अर्थ हमेशा कुछ एक्स्ट्रा रिस्क भी होता है। जब पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ा, तेल की कीमतों में तेजी आई और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ गई, तो कुछ विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजारों से पैसा निकालना शुरू किया। ये कोई असामान्य घटना नहीं है। दुनिया भर के लगभग सभी उभरते बाजार ऐसे समय इसी तरह के दबाव का सामना करते हैं। लेकिन जब विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकालते हैं तो वे रुपए को डॉलर में बदलकर बाहर ले जाते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ जाती है और जब डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपए पर दबाव बनता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में रुपया कमजोर दिखाई दिया। इसके साथ एक और चुनौती भी जुड़ी हुई थी। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है कि भारत को तेल खरीदने के पहले की तुलना में अधिक डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इससे भी डॉलर की मांग बढ़ती है, यानी एक तरफ निवेशकों का व्यवहार और दूसरी तरफ बढ़ती ऊर्जा लागत, दोनों मिलकर रुपए पर दबाव बनाते हैं। यहीं पर आरबीआई की भूमिका शुरू होती है। जब बाजार में अत्यधिक अस्थिरता दिखाई देती है तो आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग करते हुए डॉलर बेचता है और रुपए को स्थिर रखने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य समझना बहुत जरूरी है। आज का भारत 1991 वाला भारत नहीं है। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार इतना कम रह गया था कि देश केवल कुछ सप्ताह के आयात के लिए भुगतान कर सकता था। लेकिन पिछले 3 दशकों में भारत की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। एक समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 300 अरब डॉलर के आसपास था। आज ये बढ़कर लगभग 680 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है। यानी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 1.5 दशक में लगभग 2 गुना हो चुका है। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की आर्थिक क्षमता, वैश्विक निवेशकों के भरोसे, निर्यात क्षमता और वित्तीय स्थिरता का संकेत है। इसी विदेशी मुद्रा भंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गोल्ड रिजर्व भी है और यही कारण है कि जब
गोल्ड रिजर्व के मूल्य में अचानक बदलाव दिखाई देता है तो पूरा देश उसको नोटिस कर लेता है। लेकिन इसी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है। असल सवाल ये नहीं है कि आरबीआई ने सोना बेचा या नहीं। असल सवाल ये है कि पूरी दुनिया अचानक फिर से सोने की तरफ क्यों लौट रही है। क्यों अमेरिका, चीन, रूस, भारत और यूरोप के केंद्रीय बैंक लगातार अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं? और क्या ये केवल निवेश की रणनीति है या फिर आने वाले समय की किसी बड़ी वैश्विक आर्थिक लड़ाई की तैयारी? इसी सवाल का जवाब हमें समझाएगा कि आज सोना केवल एक धातु नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुका है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ आर्थिक विश्लेषकों ने आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों का अध्ययन किया। एक सप्ताह के भीतर भारत के गोल्ड रिजर्व का मूल्य लगभग 119 अरब डॉलर से घटकर 114 अरब डॉलर दिखाई दिया, यानी करीब 5 अरब डॉलर की गिरावट। इसके बाद ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद आरबीआई ने बड़ी मात्रा में सोना बेच दिया है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने इस चर्चा को और भी ज्यादा हवा दे दी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब विवाद बढ़ा तो आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया कि उसने अपना कोई सोना नहीं बेचा है। भारत के पास पहले भी लगभग 880 टन सोना था और आज भी लगभग उतना ही सोना है। तो फिर मूल्य कम कैसे हुआ? इसका जवाब बहुत सरल है। अगर आपके पास 100 ग्राम सोना है और बाजार में सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम है तो आपकी संपत्ति की कीमत अलग होगी। लेकिन अगर अगले कुछ सप्ताहों में सोने की कीमत गिर जाए तो आपकी कुल संपत्ति का मूल्य भी डेफिनेटली कम हो जाएगा। हालांकि आपके पास सोने की मात्रा बिल्कुल वही रहेगी। यही आरबीआई के साथ हुआ। सोने की मात्रा नहीं घटी, केवल उसकी बाजारी कीमत यानी कि मार्केट वैल्यू घट गई। अब असली कहानी शुरू होती है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान इजराइल संघर्ष और तेल की कीमतों में तेजी ने भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ाया। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश कच्चा तेल आयात करता है और तेल डॉलर में ही खरीदा जाता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को अधिक डॉलर चाहिए होते हैं। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपए पर दबाव आता है। और वहीं दूसरी तरफ युद्ध और अनिश्चितता के समय वैश्विक निवेशक सुरक्षित जगहों की तलाश में निकल पड़ते हैं। उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका जैसे सुरक्षित बाजारों की ओर वे चले जाते हैं और इस समय भी कुछ वैसा ही हो रहा है। इससे भी डॉलर की मांग जो है वो बढ़ जाती है और रुपया जो है वो कमजोर होने लगता है। जब रुपया तेजी से कमजोर होता है तो आरबीआई बाजार में अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर जो है वो बेचना शुरू करता है और बदले में रुपए खरीदना शुरू करता है। इससे डॉलर की आपूर्ति बढ़ती है और रुपए पर दबाव कम हो जाता है। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच की तरह ही होता है। आज भारत के पास लगभग 681 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और यही भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। रूस के कई विदेशी मुद्रा भंडार तक उसकी पहुंच सीमित हो गई। इस घटना ने दुनिया को एक नया संदेश दिया। डॉलर आपका पैसा है, लेकिन उसका नियंत्रण हमेशा आपके हाथ में नहीं है। और यहीं से शुरू हुई दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों की नई रणनीति, सोना खरीदो। डॉलर पर निर्भरता कम करो, अपने रिजर्व को और ज्यादा विविध बनाओ। पिछले कुछ सालों से आरबीआई लगातार सोना खरीद रहा है, क्योंकि सोना केवल एक धातु नहीं, एक आर्थिक बीमा है, एक रणनीतिक हथियार है, एक भरोसे का प्रतीक है। अगर भविष्य में वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में बड़ा बदलाव आता है, अगर डॉलर आधारित व्यवस्थाओं पर दबाव बढ़ता है, अगर प्रतिबंधों की राजनीति और तेज होती है, तो सोना किसी भी देश को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए आज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, रूस, चीन और भारत सभी बड़े देश अपने गोल्ड रिजर्व को बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कम से कम
इस वक्त उपलब्ध आधिकारिक आंकड़े यही कहते हैं कि सोने की मात्रा में कोई भी कमी नहीं आई है। लेकिन इस पूरे विवाद ने हमें एक महत्वपूर्ण बात जरूर याद दिलाई है कि दुनिया बदल रही है। डॉलर अब भी शक्तिशाली है, लेकिन उसके विकल्प खोजे जा रहे हैं। सोना फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र में लौट चुका है। ये तो बिल्कुल अब तय हो चुका है कि आने वाले सालों में देशों की ताकत केवल उसकी सेना ही नहीं होगी, बल्कि उसके गोल्ड रिजर्व, ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा भंडार से भी ये तय होगा कि कौन सा देश कितना ज्यादा ताकतवर है। नमस्कार।